आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 15 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। राजस्थान के पावर गेम में कमजोर पड़े सचिन पायलट, कहा बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन अचानक से पता चला कि नंबर गेम में अभी भी अशोक गहलोत फंसे हुए हैं और इस बीच सचिन पायलट भी नंबर गेम में फंस गए हैं। मुकेश अंबानी ने कहा रिलायंस जियो गूगल के साथ मिलकर भारत का पहला 5G नेटवर्क बनाएगी। रिलायंस के निवेशकों के लिए इसमें एक अच्छी खबर थी कि रिलायंस पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी या कर्ज मुक्त कंपनी हो गई। और दुनिया भर में 1,33,00,000 से अधिक हुए कोरोना के मामले, कई शहरों और प्रांतों में लौट रहा है लॉकडाउन। कर्नाटक ऊपर आ गया है सबसे ज्यादा संक्रमितों की सूची में, गुजरात को पीछे छोड़ते हुए। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे 5G की दौड़ में कहां खड़ा है भारत, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय यूरोपियन संघ EU के शिखर सम्मेलन में आज शामिल हुए। उन्होंने EU के देशों को भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के निवेश और टेक्नोलॉजी को आमंत्रित किया। राजस्थान में मचे सियासी बवाल के बीच अब राहुल गांधी ने कहा है कि सचिन पायलट पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के दरवाजे उनके वास्ते हमेशा के लिए खुले हैं। CBSE के 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आज नतीजा आ गया। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली है। देश में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो एक दिन में मिले अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना से लड़ने के लिए महज 399 रुपए कीमत के बहुत किफायती जांच किट को आज दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसे IIT दिल्ली ने बनाया है। FIR के अनुसार एनकाउंटर में मारे जाने से पहले कानपुर गोलीकांड के आरोपी विकास दुबे ने STF के CEO को सीने पर गोली मारी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा, सर्च इंजन कंपनी गूगल ने जियो के प्लेटफॉर्म में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। अगले साल 5G लॉन्च कर सकती है रिलायंस। और मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे सत्ता के संघर्ष की, बताएंगे रिलायंस की AGM में क्या क्या हुआ और देंगे दुनिया भर से कोरोना वायरस का अपडेट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के पावर गेम में कमजोर पड़े सचिन पायलट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्रंट लाइन अटैक किया है। सचिन पायलट ने कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे और कांग्रेस में ही रहेंगे। पायलट के बयान के मीडिया में आने के बाद अशोक गहलोत ने कह दिया है कि उनके पास पायलट के सरकार गिराने की साजिश में शामिल होने के सबूत हैं और वो किश्तों में विधायक खरीद रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी ने संदेश दिया है कि पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। पहले से ही कमजोर हो चुकी कांग्रेस के लिए भीतर घात की ये लड़ाई क्या अस्तित्व का संकट हो जाएगी और राजस्थान की राजनीतिक ड्रामे में आगे क्या होगा, यही समझने के लिए मैंने बात की जयपुर से आज तक संवाददाता शरद कुमार से। और शरद से मैंने सबसे पहले यही पूछा कि आज के सियासी ड्रामे में क्या क्या हुआ। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का ये सियासी संकट सीरियल की तरह हो गया है, जहां बीच बीच में इंटरवल आता है और वापस से शुरू हो जाता है। ऐसा लगा कि एक बार कार्रवाई करने के बाद अशोक गहलोत ने अपने किला बचा लिया है और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन अचानक से पता चला कि नंबर गेम में अभी भी अशोक गहलोत फंसे हुए हैं और इस बीच सचिन पायलट भी नंबर गेम में फंस गए हैं। ऐसे में सचिन पायलट ने थोड़ा सा रुख नरम किया और कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जाना चाहता हूं, नहीं जाऊंगा, कांग्रेस के अंदर रहकर अपनी मांगे उठाऊंगा। उसके बाद लगा कि हो सकता है कि एक बार सुलह सफाई की कोशिश हो और सम्मानजनक ढंग से सचिन पायलट की वापसी हो जाए। लेकिन उनके धुर विरोधी अशोक गहलोत होटल से जानबूझकर एक गाड़ी में बाहर आए और उसके बाद उन्होंने सचिन पायलट के रास्ते बंद करने की कोशिश की। साफ साफ उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर साजिशें रच रहे थे। सचिन पायलट ने खुद प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए बीजेपी के नेताओं से डील की, विधायकों को खरीद रहे थे। उसके सबूत हैं हमारे पास, इंस्टॉलमेंट पे पैसे दिए जा रहे थे।
यहाँ तक कह दिया सचिन पायलट के बारे में कि सोने की छुरी जो है वो खाने के काम में नहीं आती है, दिखाने के काम में आती है। चिकने चुपड़े चेहरे हैं, स्मार्ट लोग हैं, लेकिन दिल साफ नहीं है। यानी जितना तीखा हो सकता था वो सारा हमला किया। ऐसा लगा कि एक बार सचिन पायलट के लिए रास्ते कांग्रेस के अंदर बंद हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस का, जैसे मैंने बताया, कि ये सीरियल ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं होगा। उसके तुरंत बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला बाहर आए और उन्होंने कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो वो भूला नहीं कहा जाता है। सचिन पायलट के लिए हमारे रास्ते अब भी खुले हैं। हाँ, अगर वो बीजेपी के मेज़बानी छोड़कर हमारे पास आते हैं और घर में बैठकर बात करते हैं तो उनका स्वागत है। यानी फिर वही ड्रामा शुरू हुआ जहां से शुरू हुआ था। साफ लगता है कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत के इस वक्तव्य के बाद कांग्रेस के आलाकमान ने नाराजगी जाहिर की। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को वापस भेजा गया। एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस सरकार फंसी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि सचिन पायलट का अपर हैंड है, उनके पास भी उतने विधायक नहीं हैं जितना सरकार गिराने के लिए चाहिए। यानी कि अभी भी ये नाटक चलेगा। शरद, लेकिन आज सचिन पायलट कुछ नरम पड़े हैं, जबकि गहलोत की अगर बात करें तो वो आक्रामक हुए हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसकी वजह यह है कि सचिन पायलट के पास बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो अब तक वो सरकार गिरा दिए होते। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने शायद कोशिश की कि एक बार कांग्रेस के अंदर अपनी जगह बनाई जाए और ये कहा जाए कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे थे, हम तो कांग्रेस के अंदर रहकर ही संघर्ष करना चाहते थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अशोक गहलोत अब नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट की दोबारा एंट्री हो। उन्होंने आलाकमान को दो टूक कर दिया था कि अगर सचिन पायलट वापस आएंगे तो एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिशें करेंगे। रोज रोज के इस झंझट से मुक्त होना चाहिए और सचिन पायलट को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। यानी कि दोनों नेता अपने म्यान से तलवार निकाले हुए हैं। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस का झगड़ा अभी और लंबा चलेगा। शरद, कांग्रेस सचिन पर आक्रामक हो रही है, बीजेपी में वो जा नहीं रहे हैं और राजस्थान में अभी तक किसी तीसरी पार्टी ने बहुत ज्यादा कामयाबी अभी तक हासिल नहीं की। ऐसे में सचिन पायलट के लिए आगे क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, सचिन पायलट के लिए विकल्प अभी बहुत सारे नहीं हैं। अब सचिन पायलट के लिए एक विकल्प है कि किसी तरह से अगर नंबर का गेम में नहीं जीत रहे हैं तो वो अपने प्रेशर ग्रुप जो है, जैसे जतिन प्रसाद हैं, प्रिया दत्त हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनके जरिए एक कोशिश करें कि सोनिया गांधी तक बात पहुंचाई जाए और कांग्रेस में सम्मानजनक ढंग से उनकी एंट्री हो। दूसरा विकल्प यह है कि वो पार्टी के अंदर रहकर संघर्ष करते रहें, सिर्फ विधायक रहें और जनता के बीच ये संदेश जाए कि वो विक्टिम है, दरअसल अशोक गहलोत ने उनके साथ ठीक नहीं किया। तीसरा विकल्प यह है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं, लेकिन इसमें समस्या यह है कि उनके साथ ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो बीजेपी में नहीं जाना चाहते अपने स्थानीय वजहों से और कुछ अपने बेटा बेटी के विरासत की वजह से। तो और आखिरी विकल्प ये है कि वह इस्तीफा दे दें और अपनी पार्टी बनाएं और सड़कों पर संघर्ष करें। लेकिन फिलहाल इसमें से ऐसा लगता है कि वो पहले विकल्प पर ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर रहकर संघर्ष किया जाए। शरद, अब मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि ये पूरा राजनीतिक ड्रामा ऐसे समय में हो रहा है जब देश कोरोना महामारी में फंसा हुआ है, लोगों की जान पर बनी हुई है। ऐसे में सियासी ड्रामे पर राजस्थान के लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिली आपको? देखिए, जनता के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि जहां त्राहिमाम मचा हुआ है। कोरोना के आंकड़े रोज 650 के आसपास आ रहे हैं, 10 के आसपास मौतें हो रही हैं। ऐसे में विधायक जो हैं, चाहे सचिन पायलट गुट के हों या अशोक गहलोत के गुट के हों, मंत्री जो हैं 5 सितारा होटलों में मौज कर रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं उनके ठहाके लगाने के, उनके आराम फरमाने के, जिम जाने के, संगीत सुनने के, कसरत करने के, वह निश्चित रूप से लोकतंत्र के चेहरे पर एक तमाचा है कि किस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि इस संकट में जनता को छोड़कर सियासत कर रहे हैं। लेकिन यही तो सियासत है जहां पर जनता एक बार चुनाव हो जाता है तो हाशिए पर रहती है। जनता प्रतिक्रिया देने के अलावा और कर भी क्या सकती है। शरद, आप लंबे समय से राजस्थान की पॉलिटिक्स को करीब से देखते रहे हैं, क्या कभी आपको लगा था कि ऐसी राजनीति भी आपको देखने को मिलेगी? देखिए, कांग्रेस के अंदर इस तरह की राजनीति की संस्कृति रही है। जब पहले मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास जोधपुर में, तो उस समय वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पसंद के थे। उस समय युवा नेता मोहनलाल सुखाड़िया, जो अब तक के सबसे लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बगावत कर दी।
बगावत करने के बाद जयनारायण व्यास के दोनों खास सिपहसालार माणिकलाल वर्मा और मथुरादास माथुर को लेकर उन्होंने बगावत कर दी और उनकी सरकार गिरा दी और मुख्यमंत्री बन बैठे। तो कांग्रेस की शुरुआत ही राजस्थान में इस तरह की बगावत की घटना से हुई है। उस समय कहा जाता है कि जयनारायण व्यास तांगे में रखकर मुख्यमंत्री निवास से अपना सामान लेकर चुपचाप निकल गए थे। लेकिन अब के समय में सचिन पायलट ना तो मोहनलाल सुखाड़िया हैं और ना ही अशोक गहलोत जयनारायण व्यास हैं। इसलिए इस तरह की सियासत यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन कांग्रेस में ये नया नहीं है, कांग्रेस की शुरुआत ही इस तरह की सियासत से रही है। तो ये थे आज तक संवाददाता शरद कुमार, जो राजस्थान की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब बात भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की सालाना वार्षिक बैठक की, जिसके चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कई बड़े ऐलान किए। अंबानी ने कहा कि उनका विजन रिलायंस को दुनिया की टॉप न्यू एनर्जी कंपनी बनाना है। अंबानी ने कहा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रिलायंस इस समय दुनिया की 60 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। जियो मीट के जरिए कंपनी की पहली वर्चुअल AGM को संबोधित कर रहे अंबानी ने देश में पहला 5G नेटवर्क स्थापित करने का प्लान भी शेयर किया। रिलायंस की AGM में और क्या हुआ और इसके भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं, यही समझने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से। और सबसे पहले उनसे यही समझा कि रिलायंस की AGM में सबसे बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई। रिलायंस की AGM की प्रतीक्षा काफी समय से हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि पिछले 3 महीने में रिलायंस में बड़े पैमाने पर, खासतौर से जियो प्लेटफॉर्म्स में दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनीज ने और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स ने निवेश किया है। तो आज जो सबसे बड़ी घोषणा थी, जो भारत में गूगल का पहली बार निवेश के तौर पर सामने आई, वो थी कि गूगल ने रिलायंस में करीब 7.7% जियो प्लेटफॉर्म्स में इक्विटी ली है और 33,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गूगल ने अभी कल ही इस बात का ऐलान किया था कि वो भारत के लिए 10,000 करोड़ का एक डिजिटाइजेशन फंड बना रही है, 10 बिलियन डॉलर का, जो कि 75,000 करोड़ रुपए होगा। उसमें से करीब 33,000 करोड़ रुपए का हिस्सा इस निवेश के जरिए भारत में आएगा। इस बात की बाद में गूगल ने पुष्टि भी कर दी। पहली चीज तो ये थी। दूसरी बड़ी चीज थी कि रिलायंस के निवेशकों के लिए इसमें एक अच्छी खबर थी कि रिलायंस पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी या कर्ज मुक्त कंपनी हो गई। जो लक्ष्य अगले साल के लिए मुकेश अंबानी ने रखा था, उसे पूरा कर लिया। रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी बेचकर, BP को अपनी हिस्सेदारी बेचकर और राइट्स इशू के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हिस्सा करीब जुटा लिया है और कंपनी पर 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। तो इस तरह रिलायंस अब कर्ज की मुक्ति के साथ साथ और बैलेंस शीट की ताकत के साथ एक बड़ी कंपनी बन गई है। दूसरी तरफ आज इस गूगल के निवेश की घोषणा के बाद जियो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल ब्रांड भी बन गया और एक मेगा डिजिटल ब्रांड बन गया है। अब यहाँ से जो अगला रास्ता है जिस पर लोगों की निगाह होगी, वो ये होगी कि गूगल के निवेश के आने के बाद और इस निवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप को कैसे पुनर्गठन करती है, अपना ऑयल और केमिकल का जो बिजनेस है उसे कैसे अलग करती है, अपने डिजिटल बिजनेस को कैसे अलग करती है। इन चीजों पर आने वाले समय में निगाहें होंगी। जी अंशुमान जी, यहाँ पर मैं आपसे यही समझना चाह रही थी कि रिलायंस जियो और गूगल के साथ आने के मायने क्या हैं और इसका टेलीकॉम सेक्टर पर क्या असर हो सकता है। रिलायंस जियो और गूगल के साथ आने के बड़े मायने हैं भारतीय बाजार के लिए। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो भारतीय बाजार में सबसे बड़ा सर्च इंजन, भारतीय बाजार की सबसे बड़ी GPS कंपनी, भारतीय बाजार का सबसे बड़ा वीडियो ब्रांड यानी गूगल, जो कि गूगल मैप्स, गूगल सर्च इंजन और यूट्यूब का मालिक है। इसके अलावा बाकी और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में लीडर हैं। उनके साथ भारत की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क कंपनी जो कि फेसबुक है, जिसका भारतीय बाजार में निर्णायक हिस्सा है, और इंस्टाग्राम उसके साथ है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और प्लस भारत की सबसे बड़ी डेटा और टेलीफोनी कंपनी मिलकर एक साथ आ गई हैं। और इस तरह से जियो एक इतना बड़ा ब्रांड है जिसके पास अब इंडिया के मार्केट में जितनी भी टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज हैं, उसमें जो भी डेटा है वो किसी भी चैनल से फ्लो करता हो, चाहे आप अमेजन का इस्तेमाल कर रहे हो या आप नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो या बाकी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा
हिस्सा जियो के हाथ में रहेगा। और इसके अलावा जियो के बाकी निवेशों को अगर आप अलग से देख लें, ई कॉमर्स के लेवल पर, जियो मीट के लेवल पर, या जियो के पास करीब करीब 25 से और अधिक स्टार्टअप हैं जो कि एंटरटेनमेंट में, वीडियो स्ट्रीमिंग में फिनटेक में अलग अलग निवेश करते हैं। तो इस तरह जियो देखते देखते 3 महीने में भारत की सबसे बड़ी और एक मेगा डिजिटल कंपनी बन गई है। और जिस बात की संभावना की जा रही थी, सोची जा रही थी कि भारत में टेंसेंट, बायडू या अलीबाबा जैसी किसी बड़ी कंपनी का को हम आते देखेंगे जियो के रूप में, और वो जियो उस तरह से हमारे सामने आई है। इसके साथ कई सारी चुनौतियां भी होंगी कि बाजार में किसका एकाधिकार होगा, जियो के पास भारत के बड़े पैमाने पर भारत के लोगों का डेटा होगा, सरकार रेगुलेट कैसे करेगी, ये सारे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में बहस शुरू होगी। अंशुमान जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि कोरोना महामारी का टाइम है और इस टाइम देश आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या रिलायंस की जनरल मीटिंग से कुछ उम्मीद बंधती है? रिलायंस की जनरल मीटिंग से एक बड़ी उम्मीद बनती है। रिलायंस की जनरल मीटिंग से और उससे पहले की गतिविधियों से एक उम्मीद बनती है कि कोरोना के बाद की जो अर्थव्यवस्था है, हालांकि भारत में मंदी थोड़ा लंबे चलने की संभावना है, माइनस और नेगेटिव ग्रोथ रेट है, लेकिन जो निवेशक हैं या जिनके पास दुनिया में सरप्लस फंड्स हैं या जिनके पास वेल्थ है, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास गहरा है और खासतौर से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास गहरा है। हमने देखा है कि कोरोना के बाद के दौर में जो ब्रिक एंड मोर्टार इकोनॉमी है, जो पुरानी इकोनॉमी है जहां पर सीधा निवेश आना है, वहां कंपनियां हिचक रही हैं, पर भारत निवेशकों को, चाहे वो फेसबुक हो या वो गूगल हो या वो अरब के वेल्थ फंड हो या अमेरिका की टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कंपनियां हो, इन्हें भारतीय डिजिटल इकोनॉमी में, भारत की फ्यूचर की डिजिटल इकोनॉमी में भरोसा दिख रहा है और उस भरोसे की वजह से इतना बड़े पैमाने पर निवेश आया है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी करीब $8 ट्रिलियन से ऊपर की होगी अगले 5-6-7 साल में। तो इसलिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद इस स्पेस में गतिविधियां होंगी, स्टार्टअप्स आएंगे, नए तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च होंगे और किस तरह से ये पूरा शेप अप होगा आने वाले समय में, उसे हमें देखना होगा। इसलिए एक बड़ा सवाल ये है कि चूंकि मंदी है और मंदी खपत में है, लोगों के कंजम्पशन में मंदी है, लोगों के पास बचत और आय नहीं है, तो डिजिटल इकोनॉमी का पूरा जो फायदा है वो हमें तब मिल पाएगा जब भारत में बचत और आय में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जितना निवेश हो रहा है वो इस आधार पर हो रहा है कि भारत एक बड़ी आबादी का देश है, यहाँ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे हैं और उनकी आय बढ़ेगी तो वो अपने खर्च करने के लिए डिजिटल साधनों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे उनको भुगतान करना हो, चाहे उनको शॉपिंग करनी हो, चाहे उनको म्यूजिक सुनना हो, चाहे उनको मूवीज देखनी हो या चाहे उनको बहुत सारे लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करना हो। तो ये फ्यूचर का पाथ है जिसमें जियो अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से, टेलीकॉम बाजार की सारी कंपनियों से बहुत आगे निकल चुकी है। तो रिलायंस की सालाना बैठक पर चर्चा कर रहे थे इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी। तो मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत 5G युग के दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास वर्तमान में 2G फोन इस्तेमाल कर रहे 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना है। रिलायंस की एजीएम में फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के वीडियो संदेश भी चलाए गए। मुकेश अंबानी ने भारत में पहला स्वदेशी 5G नेटवर्क विकसित करने का विजन भी साझा किया। क्या है 5G और भारत इसकी दौड़ में कहां खड़ा है, यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक के लिए तकनीक की दुनिया की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी मुंजीर अहमद से और पूछा कि रिलायंस, जियो और गूगल के साथ आने से भारत 5G की दौड़ में कहां आ जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मेड इन इंडिया 5G सोल्यूशन का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि आपको इसका फायदा नियर फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी भारत में 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल के आखिर तक ये ऑक्शन किया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि अगले साल तक कंपनी के पास देश भर में 5G सर्विस डिप्लॉय करने के लिए इक्विपमेंट्स तैयार हो जाएंगे। पूरा सोल्यूशन भारत में ही बना हुआ होगा, यानी अगर अगले साल तक ऑक्शन होता है तो इसके बाद ये सर्विस शुरू की जा सकेगी। कंपनी का यह भी कहना है कि आने वाले समय में ग्लोबल टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी जियो 5G सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। गूगल और जियो की पार्टनरशिप का जहां तक सवाल है तो दोनों कंपनियां मिलकर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करेंगी। ये ओएस एंड्रॉयड बेस्ड होगा और इसे अफोर्डेबल 4G और 5G स्मार्टफोन में दिया जाएगा। अंबानी ने यह भी कहा है कि भारत को 2G मुक्त बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 2G यूजर्स को 4G और 5G में अपग्रेड करने के लिए गूगल और जियो द्वारा बनाया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। फिलहाल 5G की रेस में भारत पीछे है। साउथ कोरिया, चीन और अमेरिका 5G डिप्लॉयमेंट, ट्रायल और टेस्टिंग के मामले में काफी आगे हैं।
भारत में अब तक 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं हुआ है, जबकि इन देशों में पिछले साल से ही टेस्टिंग चल रही है। कुछ शहरों में 5G स्मार्टफोन्स यूज भी किए जा रहे हैं। अच्छा मुंजीर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगले साल तक जियो भारत में 5G लॉन्च कर सकता है। अगले साल तक भारत में 5G लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है मुंजीर, जरा अब ये बताइए कि 5G है क्या? 5G की बात करें तो ये 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। दरअसल ये एक नया ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है। जिस तरह 2G, 3G, 4G है, इसी तरह 5G भी है, लेकिन ये सबसे फास्ट है। चूंकि 5G को Gbps स्पीड डिलीवर करने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए 4G के मुकाबले ये कई गुना फास्ट है। इसमें लेटेंसी कम होती है, डेटा डाउनलोड की स्पीड ज्यादा मिलती है, और जिस तरह 4G के तहत आमतौर पर Mbps में स्पीड दी जाती है, 5G आने पर Gbps में स्पीड मिलना आम हो जाएगा। जी, इसके भारत में आने से क्या बदल जाएगा? भारत में 5G आने से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, डेटा ट्रांसफर फास्ट होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ेगा। इसकी स्पीड 15 से 20 Gbps तक जा सकती है। इस वजह से गेमिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR बेस्ड प्रोडक्ट्स में भी एक बूस्ट आएगा। मुंजीर, यहाँ पर एक जरूरी सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि इसका टेलीकॉम क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर क्या असर हो सकता है? दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एयरटेल भारत की दूसरी बड़ी कंपनी 5G को लेकर काफी पहले से तैयारी में जुटी हुई है। आने वाले कुछ समय में एयरटेल की तरफ से भी 5G को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। चूंकि भारत में अब कम ही टेलीकॉम कंपनियां बची हैं, इसलिए सभी पर 5G सोल्यूशन तैयार करने का एक दबाव बनेगा। तो ये थे हमारे साथी मुंजीर अहमद, जो तकनीक की दुनिया को बारीकी से समझते हैं और हर नई जानकारी से हमें अपडेट रखते हैं। और अब बात LAC पर जारी भारत चीन तनाव की। कई दशकों के सबसे हिंसक संघर्ष के बाद अब भारत चीन बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। इंडिया और चाइना डिसएंगेजमेंट पर राजी हुए हैं और कई इलाकों से सेनाएं पीछे भी हटी हैं, लेकिन पेंगोंगसू झील और डेप्सांग जैसे इलाकों में गतिरोध बना हुआ है। कल भारत और चीन के बीच चौथी बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। इस बातचीत में क्या हुआ और अभी बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है, यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी से, और सबसे पहले उनसे यही पूछा कि कोर कमांडर्स के बीच कल हुई बातचीत में क्या रहा। देखिए पूरन जी, जो पहली बातचीत जो कल की बातचीत थी, खासतौर से काफी लंबी मैराथन ये बैठक हुई है, और खासतौर से जो पहले चरण का डिसएंगेजमेंट था, सेनाओं की जो वापसी थी लद्दाख के अलग अलग इलाकों से, उसके बाद ये पहली बड़ी बैठक थी। उससे पहले WMCC की बैठक दिल्ली में हुई थी, जो कि राजनयिक स्तर की बैठक होती है। और उसके बाद अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ये लद्दाख में चुशूल में इस बार भारत की तरफ ही बैठक हुई थी, और काफी देर कल अगर हम बात करें मंगलवार को तो देर रात तक ये बैठक चली है। जहां तक बैठक के पर मुद्दों की बात करें तो बैठक में खासतौर से जो पहले चरण का डिसएंगेजमेंट था लद्दाख के इलाकों से दोनों सेनाओं की जो वापसी पीछे हटने की जो बात थी, उसका जायजा लिया गया। दोनों पक्षों ने उस बात की पुष्टि की कि हाँ, फिजिकली दोनों सेनाओं की जो टुकड़ियां हैं, जो टेंट हैं और जो दूसरे साजो सामान है, वो कहाँ किस इलाके में पीछे हटे। चाहे हम गलवान नाला इलाके की बात करें, इसके अलावा पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17, 17A गोगरा पोस्ट की बात करें, और इसके अलावा सबसे जो अहम है पेंगोंगसू जो झील है, उसमें जो फिंगर 4 से फिंगर 5 चीनी सेना गई है और हम भी कुछ पीछे हटे हैं। तो इन सारी चीजों की समीक्षा हुई, इसीलिए बैठक में काफी समय लगा। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा था, अब अगले चरण का जो डिसएंगेजमेंट यानी कि सेनाओं की वापसी होनी है, जिसमें भारत लगातार इस बात को राजनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर कह रहा है कि चीनी सेना को अपनी जो परमानेंट लोकेशन है वहां पर वापस लौटना होगा। अप्रैल की जो स्थिति थी अलग अलग इलाकों में, और इसी तरह से भारत भी अपनी परमानेंट लोकेशन पर वापस लौटेगा। और साथ ही जो पीछे के इलाकों में जो रेयर का इलाका है, जहां पर चीनी सेना ने बड़ी अपनी तैनाती की है, बड़े हथियार लगाए हैं, टैंक, आर्टिलरी, और उसके अलावा जो बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की है, उसको भी एक तरह से पीछे करना होगा। तो ये दो अहम चीजें थी, और खासतौर से भारत का इस बात पर जोर था कि हालात तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन पूरी तरह से अपनी सेनाओं को पीछे हटा ले। और फिलहाल जिन इलाकों से सेना पीछे हटी, दोनों सेनाएं, उसको नो पेट्रोलिंग जोन बनाया गया है कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी सड़क पर हालात तनावपूर्ण है। ऐसे में फिलहाल दोनों सेनाएं इस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं करेंगी। जी मंजीत, जरा ये समझाएं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अभी तनाव बना हुआ है।
देखिए, खासतौर से गलवान घाटी का पूरा इलाका, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और उसके अलावा 17 और 17A जो कि हॉट स्प्रिंग गोगरा पोस्ट का इलाका कहलाता है, वहां पर तनावपूर्ण स्थिति है। और सबसे ज्यादा अगर तनाव की बात करें तो पेंगोंग शो लेक का इलाका भी है, जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने, जहां पर मई और जून के दौरान भी झड़पें हुई हैं। तो ये इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने तैनात हैं, और यही इसी को लेकर ये दोनों सेना के बीच एक सहमति बनी कि फिलहाल कुछ समय के लिए इन इलाकों में, अगर हम पेंगोंग शो लेक की बात करें, जहां पर फिंगर 4 से चीनी सेना फिलहाल फिंगर 5 पर गई है, हालांकि उसको फिंगर 8 तक जाना है और भारत को फिंगर 3 पर रहना है। तो वहां पर फिलहाल ये कहा गया कि उस इलाके में नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा कुछ समय के लिए, जब तक कि सामान्य हालात सामान्य नहीं हो जाते। इसी तरह से अगर हम गलवान घाटी की बात करें, जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 है, वहां पर भी दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, वहां पर भी फिलहाल नो पेट्रोलिंग जोन बनाने की बात कही गई। इसी तरह से 17A गोगरा पोस्ट के इलाके हैं, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने तैनात हैं, और जहां पर 15 जून का जो वाकया हुआ जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए। तो ये इलाके हैं जहां पर अभी सेनाओं की पीछे हटने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। जी मंजीत, खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि चीन की सेना की गतिविधियों के बारे में भारत को मिड अप्रैल में ही खुफिया इनपुट मिला था। इसे लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, इसको जानकारी निश्चित तौर पर थी, क्योंकि हर साल जो मार्च अप्रैल से लेकर मई तक का समय होता है, इस इलाके में चीनी सेना हर बार अपना बड़ा सैन्य अभ्यास करती है। भारतीय सेना भी अपना जो अभ्यास होता है सरहद पर वो करती है। इस बात की जानकारी भारत को थी कि वहां पर हर साल की तरह चीनी सेना बड़े स्तर पर अभ्यास करेगी, लेकिन इसके साथ ही इस अभ्यास के साथ पीछे से भी काफी बड़ी संख्या में जो सिंजियांग प्रांत है चीन का, वहां से काफी बड़ी तैनात संख्या में चीनी सेना इस तरफ बढ़ी है। इन सब चीजों को लेकर जानकारी जरूर थी, लेकिन समय रहते अगर ये कहा जाए कि उस पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से 15 जून का वाकया हुआ, और इसके अलावा लद्दाख, पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में, और इसके अलावा पेंगोंग शो के इलाके में चीनी सेना ने अपने टेंट बनाने में और अपनी स्थिति को मजबूत करने में चीनी सेना कामयाब रही। उसको लेकर शायद उस तेजी के साथ भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, और इसी का नतीजा है कि फिलहाल ऐसे हालात बने हुए हैं। लेकिन जानकारी जरूर तमाम एजेंसियों के पास इस बात की को लेकर थी कि हर साल की तरह चीनी सेना इस बार भी इस इलाके में इस तरह का युद्ध अभ्यास करेगी, लेकिन शायद इस बात की आशंका नहीं थी कि इस अभ्यास के बहाने चीनी सेना इन इलाकों में जो खासतौर से पेट्रोलिंग के पॉइंट्स हैं, जहां पर दोनों सेनाएं अभी तक, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीमा का निर्धारण नहीं है, ऐसे में हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके अपने इलाकों में वापस चली जाती हैं। लेकिन इस बार चीनी सेना कुछ दूसरे इरादे से आई थी, और न सिर्फ पेट्रोलिंग के बहाने वहां पर बैठ गई, बल्कि उसने बड़ी संख्या में अपनी जो सैन्य तैनाती है उसको भी मजबूत कर दिया। जी मंजीत, अब जिस तरह से बातचीत का दौर चला है, मीटिंग्स हो रही हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि सीमा पर तनाव जो है वो अब आने वाले टाइम में खत्म होने की ओर है? फिलहाल पुख्ता तौर पर ऐसा कहना आसान नहीं है, मुश्किल होगा, क्योंकि चीनी सेना का जो रुख रहा है, खासतौर से 15 जून की जो गलवान घाटी की घटनाएं हुई, और अभी भी पूरे पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में जहां पर हम बात कर रहे हैं, सभी जगह चीनी सेना की जो तैनाती है वो पूरी तरह से बनी हुई, यानी कि पीछे के इलाकों में चीनी सेना के जो बड़े वाहन हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक हैं, उनकी पूरी मौजूदगी है। कुछ जगहों से जो हम पहले चरण का डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर सेनाओं की वापसी हुई है, वो जरूर हुई है, लेकिन चीनी सेना का जो एक तरह से दोहरी रणनीति पर चीनी सेना काम करती है, चीनी सेना कहती कुछ है लेकिन करती कुछ है, उस लिहाज से फिलहाल अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना इस बात को समझ रही है कि चीन पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस वक्त जिस तरह का चौतरफा दबाव भारत सरकार ने चीन के ऊपर बनाया है, चाहे राजनयिक दबाव की बात करें, आर्थिक दबाव की बात करें और सैन्य दबाव की बात करें, अभी रक्षा मंत्री खुद 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंच रहे हैं, वो भी सैन्य अभ्यास का वहां पर जायजा लेंगे। खासतौर से वहां पर जो हमारे स्पेशल फोर्स के जवान हैं, वो एक तरह जम का वहां पर कार्यक्रम रखा गया है रक्षा मंत्री के लिए, इसके अलावा हालात का जायजा लेंगे। तो भारतीय सेना फिलहाल किसी तरह के चीन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और इसीलिए जो सैन्य तैयारियां भारत की, उसको अभी भी उसी स्तर पर रखा गया, उसमें कोई कमी नहीं की गई है। हालांकि भारत की कोशिश जरूर है कि राजनयिक और सामरिक स्तर पर जो बातचीत इस वक्त चल रही है दोनों सेनाओं के बीच, उसके जरिए जो डिसएंगेजमेंट है, यानी कि पीछे हटने की कार्रवाई है, उसको अंजाम दिया जा सके। लेकिन आसानी के साथ भारतीय सेना भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रही, और इसीलिए सेना के सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी इस पूरी कार्रवाई में वक्त लग सकता है।
सीमा पर भारत और चीन के बीच ताज़ा हालात कैसे हैं, बता रहे थे आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। और अब चलते चलते कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट सुनते हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय से। देश में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और उतनी ही चिंता भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा है। कर्नाटक ऊपर आ गया है सबसे ज्यादा संक्रमितों की सूची में, गुजरात को पीछे छोड़ते हुए। वहां मरीजों के इलाज के लिए बेड नहीं मिलने से शिकायतें मिली, तो आज राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के लिए ये नोटिफिकेशन दे दिया कि बेड्स की उपलब्धता को डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाएं, ताकि सबको मालूम चले कितने बेड उपलब्ध हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वहां स्थिति अंडर कंट्रोल तो है, मगर ज्यादा संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, सावधानी रखने की जरूरत है। महाराष्ट्र में 18 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। उधर गोवा में आज से 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन भी लगेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 के दौरान लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान से हाथ गंवा बैठे लोगों के लिए सरकारी नौकरी का ऐलान किया है, जिनमें पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्स और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। बिहार में 1320 नए मामले आने से वहां काफी चिंता बढ़ गई है। तेजी से वहां ग्राफ बढ़ रहा है। कल 2 डॉक्टर्स की मौत भी हो गई थी। बिहार में आज राजभवन परिसर में 20 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही 2 दिन में भाजपा ऑफिस में भी 25 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। झारखंड के हजारीबाग में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। राज्य में अब तक 4,246 पॉजिटिव केस हैं। कोयम्बटूर जिला कलेक्टर राजमणि आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तमिलनाडु में संक्रमितों का आंकड़ा 1.5 लाख के करीब पहुंचने वाला है। देश में 24 घंटों में कोरोना के 3,20,161 सैंपल्स टेस्ट किए गए। ये भी अब तक का एक रिकॉर्ड है। इस बीच एक दवा ने सबका ध्यान खींच लिया है। दवा का नाम है मेटाफॉर्मिन। ये दवा शुगर यानी मधुमेह के पेशेंट्स काफी सालों से लेते रहे हैं, मगर अमेरिका में मिनेसोटा में एक रिसर्च में ये पाया गया कि ये दवा कोरोना के इलाज में भी कारगर है, खास करके शुगर पेशेंट्स के। हालांकि चीन के वैज्ञानिकों ने भी पहले इस पर रिसर्च की थी, तब वे इस बात पर राजी नहीं थे। लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि उनका विभाग अब इसकी जांच करेगा। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे और साउंड पर मेरे साथी कपिल देव सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।